तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये एक फाउंडेशन बैच मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो YouTube पर आपको फ्री मिलेगा। इसके अंदर मैं पॉलिटी करा रहा हूं और पॉलिटी की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आप 2026 और 27 में एसएससी के किसी भी फॉर्मेट का एग्जाम देंगे उसको कवर करेगा। यूपी पैट जो है ये 2026 में होगा और यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी कवर करेगा। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपको 2027 में देखने के लिए मिलेगी। और अब आप जो हैं यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो ये फाउंडेशन बैच आपकी हेल्प करने वाला है। यूपी पुलिस के अंदर यूपीएसआई, जो यूपीएसआई है, और कांस्टेबल, जो कांस्टेबल है, इसकी वैकेंसी आपको इसी वर्ष सितंबर या अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और यूपीएसआई के अंदर 15 क्वेश्चन जो हैं समथिंग पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो उसको भी कवर करके चलेगा। तो ये सभी एग्जाम जो हैं यहाँ से आपके फाउंडेशन बेस से कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में इससे पहले जो 2 क्लास हुई हैं उसके अंदर मैंने संविधान की बेसिक डिटेल जो है वो बता दी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास जो है वो किस तरह से हुआ है। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संवैधानिक विकास क्रम को जो भी अधिनियम ब्रिटिशों के द्वारा बनकर भारत के अंदर आए उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वो भाग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी शासन भारत के अंदर आए बनकर, जिनका रिव्यू करके हमने अपने संविधान को बनाने में हेल्प करी, उसको पढ़ते हैं। और दूसरा, जहां से जो भारत की शासन व्यवस्था है वो सीधे ब्रिटिश उपनिवेशक देश कहलाने लगे थे हम, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हमारा जो शासन व्यवस्था है वो चली गई थी। पर्टिकुलरली कहें तो हम गुलाम बन चुके थे ब्रिटिशों का या अंग्रेजों का। 1858 से लेकर जितने भी अधिनियम 1947 तक आए उन सब का रिव्यू करके हमने अपने संविधान को बनाया। तो उन सबको हम पढ़ने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। सबसे पहला एक्ट स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, और सबसे पहला एक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना। क्यों मार्क करना? क्योंकि देखिए ये जो अधिनियम है इसमें से 1773, 1784 और उसके साथ साथ 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1919 और 1935, ये 6 अधिनियम ऐसे अधिनियम हैं जिनको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। इनके हर एक पॉइंट को आपको जानना जरूरी है। बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैंने पिछली जो 2 क्लासें हैं उसमें बता दिया था कि इसके आने का पीछे का कारण क्या था। तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के बढ़ते भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम आया था। और ये पहला अधिनियम था जो संसदीय अधिनियम था, यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा बनकर भारत के अंदर आया पहला कानून कौन सा था? तो 1773। ये जो अधिनियम है लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया था 1772 ईस्वी में। उसकी प्रतिवेदन पर या उसकी सिफारिश पर इसको लाया गया था ताकि जो कंपनी भारत के अंदर काम कर रही है उसके अधिकारी जो भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं पिछली 2 क्लासों में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं इसलिए उस बारे में बात नहीं करने वाला। तो उनके भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ही इसको नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 में बनकर आया था। इसके कौन कौन से प्रावधान आपने हमेशा एग्जाम में जाने से पहले याद करने हैं। सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है, केवल मुझे समझाना है ताकि मैं आपके समय की बचत कर सकूं। यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जो आपको आपके समय को बचाएगी। तो कौन कौन से प्रावधान आपने याद रखने हैं? देखिए, बंगाल का गवर्नर, पहले जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था अब उसके अंदर एक थोड़ा सा चेंजेस किया गया, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके साथ साथ जो 3 प्रेसिडेंसी थी, मैं आपको मैप से समझाता हूं। एक प्रेसिडेंसी थी मुंबई, और दूसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास, और तीसरी यहां पर थी कोलकाता वाली प्रेसिडेंसी, जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी भी कह सकता। इन दोनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर जो है ये कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यहां पर एक गवर्नर होता था, यहां पर एक गवर्नर होता था, और यहां पर जो है इन दोनों गवर्नरों को इसके अंडर कर दिया गया, यानी कि इन सब के लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाने वाला है? तो ये बनाने वाला है बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर हुआ करते थे तीनों जगह, लेकिन यहां पर गवर्नर जनरल हो चुका है। तो ये किया गया, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि ये बताइए कि किस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आपने मार्क करना है 1773 का अधिनियम। तो बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए जो बना दिया गया वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल में गवर्नर होता था, उसके पद को इंक्रीज कर जनरल जोड़ दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो वारेन हास्टिंग बनते हैं। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया।
इसकी सहायता के लिए जो गवर्नर जनरल बनाया गया है उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। फिर आपने मार्क करना है 1773 का अधिनियम। कौन कौन सदस्य थे इसके अंदर? एक बार कैजुअली जो 12वीं क्लास से एग्जाम देंगे वो तो केवल कैजुअली देखेंगे, लेकिन यदि किसी का ग्रेजुएशन से एग्जाम है तो वो इन सबको याद करके चलेंगे। फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और बरवेल, ये 4 सदस्य थे किसके अंदर? 4 सदस्य परिषद के अंदर, जो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। और कौन कौन से प्रावधान किए गए उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना, कहाँ बना और किस अधिनियम के तहत बना, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के अंदर बना था। कलकत्ता के अंदर इसको बनाया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे। इसका जो शेड्यूल रखा गया था 1+3 का शेड्यूल रखा गया था। जो अभी हमारी यहाँ न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर 1+33 का शेड्यूल रखा गया है, यानी कि एक मुख्य होगा और 33 अन्य होंगे। लेकिन यहाँ पर जो था एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और कभी कभी ये 3 अन्य न्यायाधीश भी एग्जामों के अंदर पूछ लेता है, जैसे हायर्ड, चैम्बर्स और लेमिस्टर थे ये 3 अन्य न्यायाधीश। तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 अन्य न्यायाधीशों में से कौन सा अन्य न्यायाधीश है या नहीं है। तो ये भी आप याद रखोगे। जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील है वो भारत के अंदर नहीं की जाती थी, ब्रिटेन के अंदर प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। ब्रिटेन के अंदर प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। बिना लाइसेंस के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1764 के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार बिहार और उड़ीसा उड़ीसा इन तीनों की जो दीवानी मिलने के बाद यहाँ से जो कर इकट्ठा करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर आ गया था। इसलिए उन्होंने यहाँ से पैसा इकट्ठा कर प्राइवेट व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी शेयर होल्डर थे उनको घाटा हो रहा था। तो इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक किस अधिनियम से लगाई गई? पूछे तो बताना, 1773 के अधिनियम से लगाई गई। इसके बाद जो एक्ट आ जाता है ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1773 अधिनियम के तहत जितने भी कानून भारत में बनकर आए थे उन कमियों को दूर करने के लिए, मेनली पर्टिकुलरली जो है सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध जो शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए अधिनियम आया था। तो कभी भी पूछे कि 1773 का जो अधिनियम है उसकी खामियां या उसकी कमियों को दूर करने के लिए किस अधिनियम को लाया गया, तो आप बताओगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेरेटरी एक्ट। इसका दूसरा नाम था डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए? तो कार्यकारिणी और प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या जो 4 रखी गई थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई। बस ये पॉइंट आपने कैजुअली देख लेने हैं। इसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, और ये भी पर्टिकुलरली बात की जाए तो कुछ इसके अंदर नए प्रावधान थे और कुछ इसके अंदर जो 1773 का अधिनियम था उसकी कमियां जो थी, तो विसंगतियां किसकी? रेगुलेटरिंग एक्ट की जो भी विसंगतियां थी, कुशासन और अन्याय और अत्याचार किसके? कंपनी के, उसको दूर करने के लिए और कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए अधिनियम लाया गया था। तो ये आप याद रखोगे। किसके टाइम पीरियड में लाया गया था? तो विलियम पीट द यंगर। पूछा जाता है कि 1784 का जो एक्ट है उसके समय जब वो बनकर आया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? फिर आपने मार्क करना है पीट द यंगर। तो साथ साथ में आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं और समझा भी रहा हूं कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके क्या क्या प्रावधान थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इंग्लैंड के अंदर 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, और भारत के अंदर जो है ड्यूल सिस्टम यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि केंद्र का एक शासन है और उसके साथ साथ राज्य स्तर पर जैसे यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अपना प्रशासन व्यवस्था है, तो भारत के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था है। तो द्वैध शासन व्यवस्था यदि हम कहें इंस्पायर हमने कहां से होकर रखी है, तो 1784 का जो अधिनियम है उससे रखी है। इसके अंदर प्रावधान किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है कि ये बताइए कि किसके तहत जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम था। तो दोनों के काम आपको पता होना चाहिए। हमेशा किसी भी कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर मेन रूप से कंपनी को चलाने का काम करता है,
शेयर होल्डर को नहीं पता होता कि किस तरह से कंपनी चलनी है, वो केवल काम किसका होता है, ये डायरेक्टर का काम होता है। तो व्यापारिक मामलों के लिए कौन था, तो डायरेक्टर था, और कंट्रोलर का काम था राजनीतिक, नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ब्रिटिश नियंत्रण की बात करें तो ब्रिटिश नियंत्रण में जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 तक या 1784 तक कह सकते हैं, 1784 तक जितने भी भूभाग पर अपना अधिकार किया था, वो सभी भूभाग जो है ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाने लगा था। नॉर्मली बात की जाए तो बिहार, उड़ीसा, और बंगाल जहां से उन्होंने राजस्व इकट्ठा करना था और वहां की दीवानी इनको दे दी गई थी। तो इस वजह से जितना भी ये वाला क्षेत्र था या कोई और अन्य क्षेत्र था, उस सब पर अधिकार हो गया था ब्रिटिश का। तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें तो 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम बहुत सारे पॉइंटों की वजह से जानते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का जनक किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त इससे पूछा जाता है, तो स्थायी बंदोबस्त ये कब आता है, तो 1793 ईस्वी में ये इनसे पूछा जाता है। इनकी कब्र पूछा जाता है, कब्र या मकबरा कहां पर है, इनका जो मकबरा है, मकबरा ये कहां पर है, तो ये गाजीपुर के अंदर है, गाजीपुर, ये आप याद रखोगे, यूपी के अंदर। तो इसका मकबरा है। तो ये पॉइंट इनसे पूछे जाते हैं। प्रशासनिक सेवा का जनक भी यदि आपसे पूछे कौन है प्रशासनिक सेवा का, तो प्रशासनिक सेवा का जनक ये भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। इनके लिए क्या पॉइंट याद रखने हैं इस अधिनियम से, 1786 से, ये रखना है गवर्नर जनरल और कमांडर एंड चीफ दोनों के रूप में गवर्नर जनरल के काम करने की शक्ति दी गई। और ये जो है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अभी कोर्ट ऑफ कंट्रोलर 1784 के एक्ट से बनाए गए थे, 1784 के एक्ट से, उस एक्ट से ये पावर लेने वाला पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बस इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं कैजुअली इस वाले पॉइंट से। नेक्स्ट आ जाता है आपका चार्टर अधिनियम 1793। 1793 से कौन कौन से पॉइंट आप याद रखोगे प्रावधान, एक तो व्यापारिक एकाधिकार, याद रखना है कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो स्टार्ट होता है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जो कंपनी का एकाधिकार था, मोनोपोली, तो मोनोपोली ये थी कि जब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि बहुत व्यापारी जो हैं वास्को डी गामा से इंस्पायर होकर ब्रिटेन जितना भी था, जहां जहां पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो वहां से व्यापारी आते थे भारत व्यापार करना, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो माल खरीदते थे उसके प्राइस हाई होने लगे थे, और जो लोग थे ब्रिटेन के व्यापारी थे उनको घाटा होने लगा था। ठीक है, जिसकी वजह से एकाधिकार दिया गया। कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उसके अंदर जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, उसके शेयर रखे, संसद के शेयर रखे, और कुछ कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके शेयर रखे, ताकि वे राजनीतिक होल्ड कर सके पूरी की पूरी जितना भी व्यापार होना है उस पर भारत से। तो एकाधिकार लिया गया, एक कंपनी बनाई गई। अब क्या था, ये 15 वर्षों का अधिकार लेकर आए थे, 15 वर्षों का इसको अधिकार मिला था। लेकिन यहां पर क्या होता है, 1793 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक के अधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो पहले 15-15 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, फिर 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो वेतन है वो भारतीय राजकोष से, भारत से मैंने बताया बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजकोष इकट्ठा करना है, वहां से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसी रेवेन्यू से जो है भारतीय राजकोष से ही जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य हैं उनका वेतन देने का प्रावधान किया गया इसी अधिनियम के तहत। तो पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन जो है भारतीय राजकोष से देने का प्रावधान किया गया। फिर आपने बात करनी है 1793 का अधिनियम। यह पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए कब बढ़ाया गया, फिर भी आप मार्क करोगे 1793 का अधिनियम। नेक्स्ट की बात करें तो 1793 के अधिनियम से और क्या क्या प्रावधान किए गए, जैसे कि मैंने बताया 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है,
उसके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील है वो प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में की जाती थी। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन जो है इसका कानूनी अधिकार जो है इसकी व्याख्या का वो भारत में ही दिया गया। तो ये आपने याद रखना है। एक उप प्रधान यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल के पद का गठन किया गया, यानी कि जब गवर्नर जनरल भारत के अंदर अनुपस्थित है तो उस समय एक सिविल सदस्य जो है उसको उप प्रधान बनाया जा सकता है, जो कंपनी के शासन और प्रशासन की देखरेख करने वाला है। बिना लाइसेंस की शराब की जो बिक्री थी उस पर भी रोक लगा दी गई इस अधिनियम के तहत। चार्टर अधिनियम 1813। इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान हुए? तो भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में चार्टर लेकर आती है, मैंने अभी आपको बताया एकाधिकार की ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करेगी, अन्य कोई लोग जो है ब्रिटेन से आने वाले व्यापारी भारत से व्यापार नहीं करने वाले। तो इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी का डिमोशन स्टार्ट हो जाता है अब यहां से। और चीन के साथ व्यापार और उसके साथ साथ जो चाय का व्यापार है उस पर एक अधिकार रखा गया, यानी कि ब्रिटेन से कोई भी लोग आकर भारत से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चीन और भारत से जो है चाय है वो नहीं खरीद सकते। तो अभी जो है इस अधिनियम के तहत एकाधिकार किस चीज पर रहा? चाय पर एकाधिकार बना रहा कंपनी का, बेच सकते हैं। यही बात यहां पर लिखी हुई है। ब्रिटिश लोग जो हैं, ब्रिटिश लोगों पर सैंक्शन लगाए गए थे या ब्रिटिश व्यापारियों पर सैंक्शन लगाए गए थे चार्टर एक्ट 1600 के द्वारा, जो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था कंपनी को। अब कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर व्यापार कर सकता है, ऐसा इस अधिनियम ने कहा था। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की इजाजत दे दी गई और उसी के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बार बार पूछा भी जाता है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पर यह आदेश दिया था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने हैं। फिर आप मार्क करोगे 1813 का अधिनियम। भारत के अंदर जो है ईसाई लोगों के प्रचार प्रसार के लिए द्वार खोल दिए गए और कह दिया गया कि भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सकता है इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट अधिनियम आ जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1833। इसका जो अन्य नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस अधिनियम ने भारत के जो प्रशासन है उसका केंद्रीकरण किया। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के अंदर ग्रेट ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति होती है 1760 से लेकर 1840 तक चलती है, उसी के कारण इस जो एक्ट है इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई। और सरकार ने साफ किया, जो सरकार ने ये साफ किया कि हम औद्योगिक क्षेत्र में लेसज जो फेयर है यानी कि हस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे, कि हमारा भूमि से कोई मतलब नहीं है, हम किसी की जमीन को कैप्चर नहीं करेंगे, हमारा केवल क्या काम होगा, औद्योगिक विकास होगा और हमारा जो काम होगा केवल व्यापार करना होगा। इस सिद्धांत के ऊपर चार्टर एक्ट 1833 को लाया गया। और यहाँ आपसे और पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति जो है आपसे पूछी जाती है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति कब होती है? तो ये 1765 से लेकर ये चलती है 1783 ईस्वी तक। दूसरी क्रांति आपसे पूछी जाती है फ्रांस की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है ये भी। ये आती है 1789 से 1799 ईस्वी तक। और फ्रांस की जो क्रांति है ये जानी जाती है, जो आप लुई सोल्वे और उसकी पत्नी को जनता ने केवल इस वजह से फांसी पर चढ़ा दिया था कि उसने जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया था। इस वजह से फ्रांस की क्रांति बार बार आपसे पूछी जाती है। और तीसरी क्रांति आपने रूस की क्रांति याद रखनी है, तो ये होती है 1917 ईस्वी में। तो ये जब भी आप ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति पढ़ोगे तो उसके साथ साथ इन तीनों क्रांतियों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। और फ्रांस की क्रांति तो बहुत फेमस है, लुई सोल्वे को जो है मैंने बताया उसको जनता ने ही फांसी पर चढ़ा दिया था और ये क्रांति वहीं से स्टार्ट होती है। कौन कौन से प्रावधान इस अधिनियम के तहत किए गए? तो भारत के जो अंदर जो था प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया। अभी क्या पढ़ रहे थे हम? अभी पढ़ रहे थे कि बंगाल के गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जो है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया पूरे भारत का। यहां पर आप इस चीज को समझ पाओगे अच्छे से। देखिए ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि ये हम किस तरह से याद करेंगे। अभी आप समझ पाओगे कि किस तरह से आपने इसको याद करना है। देखिए सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था उसके पद को इंक्रीज कर कर मैंने बताया जो मुंबई प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर कर दिया जाता है। इसीलिए वारेन हास्टिंग जो है प्रथम गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल का पद इंक्रीज हुआ। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग है, जो 1833 का जो अधिनियम है उसी के तहत मैं पढ़ाने वाला हूं। बंगाल का अंतिम होगा तो वही जो है भारत का प्रथम होगा।
तो जो भी अंतिम होंगे वही भारत के प्रथम भी होने वाले हैं। इस तरह से आप याद करोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, विलियम बेंटिंक बने जो पहले। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना, यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है अंतिम वो लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन गवर्नर जनरल के पद को कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय के अंदर, तो पहला वायसराय भी कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। वहीं भारत का अंतिम वायसराय, वायसराय का पद खत्म होता है 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, और लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं भारत के अंतिम वायसराय बनते हैं, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, ऐसे याद रखोगे। स्वतंत्र भारत के यदि पूछता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय, अब कोई अंग्रेज नहीं होगा, तो ये थे प्रथम और अंतिम, दोनों याद रखना है। यहाँ पर अंतिम भी याद रखना है। इसके बाद भारत के अंदर गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति का पद है, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। इस तरह से आप हमेशा याद रखोगे। और यहाँ पर यही बात कही गई है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, यानी कि अब जो है बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, अब पूरे भारत के अंदर इन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई और प्रथम विधि सदस्य जो बने हैं ये बने हैं लॉर्ड मैकाले। पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया, फिर 1833 मार्क करोगे। प्रथम विधि सदस्य किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी संख्या पुनः, मैंने बताया था पहले 4 थी, फिर 3 कर दिया गया, फिर इसको 4 कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसकी विधायी शक्तियां जो हैं उनको समाप्त कर दिया गया। अब जो है पूरे भारत के अंदर कानून बनाने का प्रावधान किस पर रहेगा? तो वो भारत के गवर्नर जनरल पर रहेगा। धारा जो 87 है, इस अधिनियम की धारा 87 में ये पहली बार भारत के अंदर, इससे पहले बहुत नस्ल भेद होता था, यानी भारतीयों को, यदि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कोई कर्मचारी है, काम कर रहा है, तो उसके साथ नस्ल भेद बहुत होता था। तो यहां से धर्म, जन्म स्थान, वंश और रंग के आधार पर जो है भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इस धारा के तहत पूछी गई है एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखी है। और कोई भी ऐसा पद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भरा जाना है उसको योग्यता के आधार पर जो है नियुक्ति का आधार दिया इस अधिनियम ने, ये भी आप याद रखोगे। उसके साथ साथ भारत के अंदर जो दास प्रथा है उसको अवैध घोषित कर दिया गया कि अब कोई भी लोग जो है दास नहीं रखेंगे जहां जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया इसी अधिनियम के तहत। तो ये सभी प्रावधान आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अधिनियम आ जाएगा चार्टर अधिनियम 1853, और ये लास्ट अधिनियम है जो कंपनी के शासन के अधीन भारत के अंदर आता है। और इसके बाद 1858 का जो अधिनियम आता है वो ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधिनियम आता है। तो इसको याद रखना, इस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया कि जो विधायी कार्य हैं वो अलग होंगे और प्रशासनिक कार्य इसके अलग होंगे। सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया। और भारत के अंदर जो विधि सदस्य है उसको गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। ये सभी पॉइंट ऐसे ही पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के रूप में समझा देता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है कंपनी की जो सेवाएं हैं उसके मुख्य पदों को परीक्षा के आधार पर भरने का प्रावधान किया गया, फिर आपने मार्क करना है 1853। आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक जो शक्तियां हैं उसका विभाजन किया गया। ये सभी क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने नहीं लिखे ताकि आपको मैं समझा सकूं, जितना भी कंटेंट है लिखा हुआ है और मैं केवल समझा सकूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं और बनने के चांसेस भी है। वही बात की जाए, आपसे पूछा जाए यदि कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया, फिर भी आपने मार्क करना है 1853। इसी तरह से आपने अपने माइंड में क्वेश्चन सेट करने हैं इसके। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम संपूर्ण भारत में विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, वो था 1853 का अधिनियम। और क्या क्या प्रावधान किए गए? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ होता है भारत के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक हैं उनसे किए जाने वाली नियुक्ति संबंधी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिए जाते हैं। सिविल सेवाओं में मैंने बता दिया है आपको, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है उनका शुभारंभ होता है और भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया। जो मैकाले समिति है इसकी स्थापना की गई 1854 में। सिंपल इतिहास में पूछा जाता है कि मैकाले समिति जो है उसकी जो गठन है कब किया गया? 1854 ईस्वी में। बंगाल के प्रशासनिक कार्य हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया? फिर आपने आंसर करना है 1853। तो सभी क्वेश्चन के रूप में लिखे हुए हैं, आपने बस सेट कर लेने हैं अपने माइंड में।
इसके बाद स्टार्ट होता है भारत में संविधान के जो विकास क्रम है उसका सेकंड चरण। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट तो हो जाएगा जहां पर हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कानून बनकर भारत में आए उनका रिव्यू करा, और अब जो है ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन जो है भारत के अंदर जितने भी कानून बनकर आए उन्होंने किस तरह से भूमिका निभाई हमारे संविधान को बनाने में। बात करें 1857 की क्रांति, आप सभी बच्चे जानते होंगे बहुत अच्छे से। 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी जो 1600 ईस्वी में चार्टर लेकर आई थी उसको समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के बाद अब भारत जो है ब्रिटिश उपमहाद्वीप का देश कहलाने लगा था। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो गुलाम हो चुके थे वो अंग्रेजों के या ब्रिटेन के गुलाम हो चुके थे। तो ब्रिटिश उपमहाद्वीप का देश कहलाने का मतलब ही यही बनता है कि हम अब उसके अंडर काम करने वाले हैं। तो ये कुछ अधिनियम बनकर आए, जिसमें सबसे पहला अधिनियम आता था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है भारत के अंदर से उसको खत्म कर दिया जाता है, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको जो समाप्त किया जाता है, समाप्त ये किया जाता है 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में इसको बंद कर दिया जाता है, और यहां से पर्टिकुलरली जो है कंपनी का जितना भी शासन भारत के अंदर चल रहा था उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को पढ़ेंगे। और एक पॉइंट ये पूछा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। नॉर्मली भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा 1935 के अधिनियम को भी हम मान सकते हैं जब ऑप्शन में ये ना दिया हो, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हो तो आप इसको कहेंगे, क्योंकि यहां से ही जो है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के शासन हमारे यहाँ पर बन के आने लगे, और वही कानून जो है भारत के अंदर चलते थे। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो इसके अंदर मुख्य प्रावधान थे कि भारत के अंदर जो है भारत का जो कानून है वो अब कंपनी से लेकर किसको सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो कौन सा अधिनियम था जिससे कंपनी के शासन को समाप्त किया और सीधे जो भारतीय शासन है उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। तो ये है भारत परिषद अधिनियम 1858। अब देखिए मैंने शुरू में ही आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने सारी चीजें बताई थी कि देखिए प्रथम वायसराय जो है या अंतिम गवर्नर जनरल भारत का, अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय के पद को इंक्रीज कराया गया 1858 के अधिनियम से। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारत के अंदर है अब गवर्नर जनरल का पद नहीं होगा, अब वायसराय का पद होने वाला है। तो और पहले वायसराय कौन बनते हैं, ये बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। और यदि आपसे पूछता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, फिर भी मार्क करोगे लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, और प्रथम राज्य जो था, प्रथम राज्य जो हड़पा गया था ये था सतारा, और ये 1848 ईस्वी में इसको हड़पा गया था, ये आपसे पूछा जाता है। तो राज्य हड़प नीति एक कारण रहा था 1857 की क्रांति का, जिसकी वजह से देश के अंदर काफी आक्रोश मचा था और 1857 की क्रांति हुई थी। इसीलिए 1857 की जो क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम आता है उसमें राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, जो डलहौजी ने चालू की थी। भारत के अंदर द्वैध शासन, मैंने द्वैध शासन बताया था आपको, 1784 के एक्ट से भारत के अंदर लागू होता है, इसको समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को खत्म कर दिया गया, जो 1784 के एक्ट से भारत के अंदर बनकर आए थे। नेक्स्ट क्या प्रावधान किए गए, तो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए एक नए पद का सृजन किया गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ मार्क करूं मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछा जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, फिर आपने मार्क करना है 1858 का अधिनियम। उसी तरह पूछा जाएगा राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया, किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, फिर भी आप मार्क करोगे 1858 का अधिनियम। वही पूछा जाता है भारत का सचिव, जो भारत सचिव का पद जो है इसका सृजन किस अधिनियम से किया गया। तो ऐसे ऐसे चीजें आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इन्हें आप क्वेश्चन के रूप में ही मान सकते हैं। और बहुत जल्दी जल्दी करके देखिए आधे घंटे की क्लास हो चुकी है और आधे घंटे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें करा भी दी है। यदि मैं ये चीजें लिख लिख कर कराता तो फिर समय ये 1 घंटे या 1.5 घंटे से ऊपर चला जाता। बात की जाए भारत जो सचिव है उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया, ये भी आप यहां से याद रखोगे। नेक्स्ट अधिनियम आ जाएगा 1861 का। 1861 का अधिनियम जो है इसके अंदर कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं, तो गवर्नर जनरल, इसको वायसराय भी कह सकते हो, वायसराय की पहली बार जो है अध्यादेश जारी करने का, और ये
यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस इसमें पूछा गया है 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा जो पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, या ये कहें कि गवर्नर जनरल को सर्वाधिक शक्ति जो है किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी, तो 1861 के अधिनियम से। ये पॉइंट आप याद रखोगे। गैर सरकारी सदस्य जो हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार दिया गया कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के अंदर जो उच्च न्यायालय है 1862 में। एक्ट कौन सा था, तो एक्ट यही वाला था 1861 वाला। तो ये दोनों पॉइंट बनते हैं आपके कि किस एक्ट के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो देखिए 1774 में बनता है कोलकाता के अंदर, लेकिन उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बनते हैं। यदि आपसे इलाहाबाद पूछे, इलाहाबाद क्योंकि पूछा जाता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसका गठन कब किया गया, 1866 ईस्वी में किया गया। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें 1892। 1892 का जो अधिनियम है इसके ये प्रावधान थे कि पहली बार जो है अप्रत्यक्ष चुनाव, भारत के अंदर जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अभी भी कुछ जगह पर है। जैसे बात की जाए राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति, इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी कि देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने एक विधायक को वोट करते हैं और विधायक किसको वोट कर देते हैं, राष्ट्रपति के चुनने के लिए वोट करते हैं। उसी तरह जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा सभा के जो सदस्य होते हैं इनका भी चुनाव किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कहां से होती है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 से। वहीं बात की जाए तो बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। तो बजट पर बहस कर सकते थे, जिसमें व्यय और जो राजस्व है उसके लिए बहस कर सकते थे भारतीय। ये अधिकार दिया गया 1892 अधिनियम से। लेकिन बजट जो पेश किया जाएगा भारतीयों के लिए उस पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया। परिषद के सदस्यों की कार्यकारिणी जो है उसके अंदर जो भारतीय थे उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ये सभी पॉइंट आपसे इसी तरह एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अधिनियम आ जाता है आपका 1909। 1909 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एक तो इसके अंदर पूछा जाता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान जो है वो किसमें किया गया, या तो इसका अन्य नाम आ जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसके तहत किया गया था। या ये पूछा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1909, फूट डालो और राज करो की नीति जो है इसको बढ़ावा कौन से अधिनियम ने दिया था या किसने दिया था, फिर आप बताओगे मार्ले मिंटो सुधार या अधिनियम 1909। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें प्रथम भारतीय सदस्य जो हैं इसके चुनने का प्रावधान किया गया और पहले सदस्य चुने गए सत्येंद्र सिन्हा, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें तो 1919 वाला, 1919 वाले अधिनियम से पूछा जाता है ये सभी पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। तो मैं बात करूं 1909 वाला, 1919 वाला और 1935 वाला, ये तो आपको हमेशा ही याद होने चाहिए, यहां से बहुत अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो अधिनियम था इसमें प्रावधान किया गया केंद्र के अंदर द्विसदनीय विधायिका जो दो भागों में होगी, एक निम्न सदन होगा जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय विधानसभा के रूप में जाना गया, दूसरा उच्च सदन होगा जो राज्य परिषद के रूप में जाना गया। तो केंद्र के अंदर द्विसदनीय विधायिका। और वही बात की जाए द्वैध शासन कहां पर, तो प्रांतों के अंदर। प्रांतों के अंदर जो है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो भारत के अंदर प्रांतों में द्वैध शासन यहां से होता है, लेकिन केंद्र के अंदर द्विसदनीय, दोनों चीजें अलग हैं। जब मैं 1935 का अधिनियम पढ़ाऊंगा हो सकता है आपको कंफ्यूजन में डाल दे, तो ध्यान कर लेना ये द्विसदनीय विधायिका है और ये है द्वैध शासन, कहां पर, प्रांतीय स्तर पर। 8 प्रांतों में लागू किया गया था, आपको ये 8 की 8 प्रांत याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कोई ग्रेजुएशन लेवल से कोई एग्जाम है या पीसीएस वगैरह का आप सोच रहे हैं भविष्य में, तो फिर आप इन सब चीजों को याद करके चलेंगे, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट की बात करें 1919 से कौन कौन से प्रावधान किए गए, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव जो है प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने लगे, यानी कि उनके लिए वोट होने लगे। भारत के अंदर ये पहली बार हुआ था। तो कभी भी पूछे कि भारत के अंदर पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया किस अधिनियम से स्टार्ट हुई, फिर आपने बताना है 1919 के अधिनियम से। लेखा परीक्षक की बात करें तो भारत जो सचिव है उसको भारत में ही लेखा परीक्षक जो एडिटर जनरल, अभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो एडिटर जनरल का पद है वो किस
अधिनियम से इंस्पायर है तो 1919 वाले अधिनियम से इंस्पायर है। वही बात की जाए पृथक प्रतिनिधित्व, अभी हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पर 1909 वाला, इसके अंदर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। वही बात की जाए 1919 वाले ने क्या किया, 1919 वाले ने आंग्ल भारतीय, सिख, यूरोपीय, ईसाई समुदाय को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। तो इनके लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया 1919 वाले से। मुसलमानों को 1909 वाले से दिया और सिख, यूरोपीय और ईसाइयों को दिया गया 1919 वाले से, ये ध्यान रखोगे। और महिलाओं को पहली बार, इससे पहले महिलाएं वोट नहीं करती थी, वोट करने का अधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम से। ये सभी पॉइंट यहां से इसी तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें 1935 अधिनियम, नेहरू जी ने इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। और इससे कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। नॉर्मली बात करें तो ये जो अधिनियम है 1935 का 70% भाग जो है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान जो है, संविधान, भारतीय संविधान का 70% भाग जो है हमने कहां से लिया है, वो 1935 के अधिनियम से लिया है। मैंने शुरू की क्लास में बताया था कि 1950 में हमारा संविधान लागू होता है और 1947 से भारत के अंदर जो है ब्रिटिशों के कोई भी कानून नहीं चलते। इस टाइम पीरियड के बीच जो है कौन सा अधिनियम भारत के अंदर शासन व्यवस्था को संभाल रहा था, तो 1935 का अधिनियम, इसलिए इंपोर्टेंट है। और प्रावधान क्या क्या है, तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अभी जो हमारा संविधान है इसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं, ये आप याद रखोगे। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और जो प्रांतों में मैंने बताया था, अभी मैं बताऊंगा, प्रांतों में मैंने बताया था कि प्रांतों के अंदर जो है द्वैध शासन जो है उसको खत्म किया गया, खत्म कर दिया प्रांतों में। यहां देखिए 1919 के अधिनियम में मैंने आपको पढ़ाया था यहां पर कि द्वैध शासन जो है प्रांतीय स्तर पर स्टार्ट होता है, लेकिन केंद्र के अंदर द्विसदनीय विधायिका स्टार्ट होती है। प्रांतों का जो द्वैध शासन है यहाँ तो स्टार्ट होता है 1919 के अधिनियम से, लेकिन खत्म किया जाता है 1935 के अधिनियम से। यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया जाता है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट होता है। तो केंद्र के अंदर द्वैध शासन कहां से स्टार्ट होता है, 1935 के अधिनियम से। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, तो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, हालांकि इसको जो यहाँ के लोग थे उन्होंने मानने से मना कर दिया था और जो राजा या प्रांत थी उन्होंने भी इसके अंदर मतलब भागीदारी नहीं निभाई थी, इसलिए ये निष्क्रिय ही रहा था, ये प्रभाव में ही नहीं आया था। अखिल भारतीय संघ प्रावधान जरूर किया गया था लेकिन बना कभी नहीं। 3 अनुसूचियां, जैसे संघ सूची, अभी भी बात करें तो भारत के अंदर 7वीं अनुसूची है जिसके अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और शक्तियों के बंटवारे में बात की जाए, संघ सूची के अंदर 100 विषय हैं वर्तमान में, उस समय जो था 1935 में इसके अंदर 59 विषय थे। प्रांतीय समिति को हम ऐसे कह सकते हैं अब राज्य सूची के विषय हैं, और राज्य सूची के अंदर 61 विषय हैं। समवर्ती सूची जो है इसके अंदर आपको 52 देखने के लिए मिलेंगे, उस समय 36 थे, और प्रांतीय सूची के अंदर 54 विषय थे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय रखे गए थे, फिर आपने 36 बताना है। वहीं यदि पूछ ले कि संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे तो 59 बताना है। तो 1935 से पूछेगा जब 1935 से, लेकिन बात की जाए 7वीं अनुसूची से तो इस तरह का शेड्यूल है। आरबीआई की स्थापना की गई, तो आरबीआई की स्थापना 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुन लेना। एक तो पूछा जाता है कि आरबीआई का जो गठन किया गया है किस अधिनियम से किया गया, तो फिर बताओगे 1935 के अधिनियम से। जो अधिनियम था, अधिनियम ये था 1935 का अधिनियम। यदि पूछे कि आरबीआई एक्ट जो कब आता है या आरबीआई अधिनियम जो है, अधिनियम नियम ये कब आता है, तो फिर बात करोगे 1934 ईस्वी में। तो 1934 में एक आयोग था, आयोग का नाम है यंग हिल्टन आयोग। इसकी सिफारिश पर गठन किया गया था आरबीआई का। इसका जो हेडक्वार्टर बना था, हेडक्वार्टर प्रथम जो हेडक्वार्टर था ये था कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर था। और प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें वैसे आगे जब कभी आएगा तो उसमें पढ़ा दूंगा आपको। नॉर्मली बात की जाए संघीय न्यायालय, जिसको फेडरल कोर्ट जो है इसकी स्थापना की गई। तो फेडरल कोर्ट जो है इसकी स्थापना
कब की गई या किस अधिनियम से की गई, फिर आपने मार्क करना है 1935 के अधिनियम से की गई। ये सभी पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। और क्या क्या पूछा जाता है, तो 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वसत्ता भारत के अंदर लागू हुई। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि प्रांतीय स्वसत्ता का प्रावधान जो है किस अधिनियम ने किया, फिर 1935 बताओगे। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन में सिंध को मुंबई से और बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो कभी भी पूछे कि सिंध को जो है मुंबई से अलग कब किया गया, तो 1935 के अधिनियम से, जिसको एक्ट बोल सकते हो आप। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, डेट पूछी जाती है, तो 1937 में। किस अधिनियम से किया गया, 1935 के अधिनियम से अलग किया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं यहां पर हमने पढ़ी, देखिए, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। यदि कोई विषय इन तीनों सूचियों से अलग है, वो विषय किसके पास रहेगा, तो वो वायसराय के पास रहेगा। अभी भी इस तरह से ही है कि जो केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, उनसे अलग यदि कोई विषय है, वो अवशिष्ट सूची का विषय आता है और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। ये आप याद रखोगे, जब संविधान पढ़ाऊंगा अच्छे से, जब आप समझोगे। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में आता है, और ये क्यों आता है, क्योंकि 1939 से स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय जो हैं, भारतीय सेना को धकेलने के लिए या भारतीयों को धकेलने के लिए, क्योंकि हम ब्रिटिश उपमहाद्वीप के देश कहलाते थे, इसलिए हमारे ऊपर जो हक था वो ब्रिटेन का था, और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था। इसलिए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेलने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। लॉर्ड लिंथिंगो के समय में आया था, और इसमें यह कहा गया था कि यदि आप हमारा साथ दोगे तो हम भारत के अंदर संवैधानिक निर्माण समिति का गठन करेंगे, और उसके साथ साथ भारत के अंदर डोमिनियन स्टेट जो है इसका लक्ष्य घोषित करेंगे कि जो मुसलमान हैं उनको कौन सा क्षेत्र दिया जाना चाहिए और भारतीयों को कौन सा क्षेत्र दिया जाना चाहिए। तो ये बात इसके अंदर रखी गई थी। युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, और कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। ये पॉइंट केवल इतना याद रखोगे आप। नेक्स्ट की बात करें, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन जो है भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता जो चल रही थी उसको सुधारने के लिए, साथ देने के लिए तो कहा ही गया था, जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। लेकिन भारत के अंदर जो ब्रिटेन है या ब्रिटिश है, उसे ये लगने लगा था कि भारत से अब उसकी सत्ता जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, रोज आंदोलन भी चल रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग काफी ज्यादा सक्रिय थी, इतिहास के पर्पज हम पढ़ते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए 1942 में भारत छोड़ो, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऐसे ऐसे आंदोलन इससे पहले भी हुए, जिसकी वजह से ये क्रिप्स मिशन आया। ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यह कहा कि यदि युद्ध समाप्त हो जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो हम आपको आजाद कर देंगे और भारत एक संवैधानिक या गणतंत्र राष्ट्र के रूप में माना जाएगा। तो यही प्रस्ताव लेकर आया था क्रिप्स मिशन। इस सर स्टीवर्ट क्रिप्स जो थे इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, और ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट कैसे देगा कि जो क्रिप्स मिशन 1942 है उसके निम्नलिखित प्रावधानों पर विकास डालिए। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा है तो सही, नहीं रखा तो गलत। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सदस्य चुने जाने का प्रस्ताव रखा है तो सही, नहीं तो गलत। तो इसी तरह से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। देशी रियासतों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, सभी प्रमुख दलों ने इसको अस्वीकार कर दिया, और 11 अप्रैल 1942 को अगस्त जो ये क्रिप्स प्रस्ताव है इसको वापस ले लिया गया। तो इसको गांधी जी ने यह भी कहा था कि ये उस बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाला है, या पोस्ट डेटेड चेक करके इसको एक स्लोगन दिया था ऐसे। ये वो प्रस्ताव है जिसका बैंक जो है भविष्य में दिवालिया होने वाला है। तो ये चीजें रही थी। बात करें इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 भारत के अंदर आता है कि भारत के अंदर जो है एक संविधान बनाना है। कि भारत कब आता है, 24 मार्च 1946 को भारत आता है। कितने सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सदस्य थे या कौन सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 इसके मुख्य सदस्य थे, जिन्होंने ये कहा था कि हम भारत का संविधान बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को लागू होती है। अवशिष्ट शक्तियां जो वायसराय को दी गई थी, इसके तहत दी जाती हैं प्रांतों को। कैबिनेट 1946 के अन्य प्रावधानों में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा कि आप संविधान की मांग कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। अभी कानून जो है आपके यहाँ पर ब्रिटिश के चल रहे हैं, ब्रिटिश संसद के चल रहे हैं, लेकिन यदि वे नहीं रहेंगे तो फिर कानून किसके चलेंगे, इसलिए आपको जरूरत है
आपके संविधान की। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। जो इसके सदस्य चुने गए थे, इसको मैं अगली क्लास में भी कराऊंगा। 389 सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और अस्थायी अध्यक्ष इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को एक दूसरी बैठक होती है जिसके अंदर संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। 1946 के बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 4 जुलाई जो है, 4 जुलाई को प्रस्तावित होता है। 18 जुलाई को इसको ब्रिटिश संसद से स्वीकृति मिलती है और 15 अगस्त से लागू हो जाता है। और ये कहा जाता है कि भारत जो है 2 डोमिनियन स्टेट में होगा, एक का नाम पाकिस्तान होगा और दूसरे का नाम भारत होगा। और भारत छोड़ो ये ही स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो यहाँ से पूछा जाता है कि क्लीमेंट एटली जो है इसकी घोषणा पर ही 20 फरवरी 1947 को भारत के अंदर या भारत को आजाद करने की घोषणा की गई थी। माउंटबेटन योजना पूछी जाती है, इसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून योजना किससे रिलेटेड थी? तो स्वतंत्रता अधिनियम से रिलेटेड थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? तो 4 जुलाई, अभी मैंने आपको बताया भी है। शाही स्वीकृति कब मिलती है? 18 जुलाई को। और आजादी कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगी आपकी, ये होने वाली है संविधान सभा की। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से सदस्य चुनकर आए, कैसे कैसे सदस्य चुने, उसको पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं इसी तरह से एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं और आपने इनको अच्छे से सीखा भी होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन बैच है। यदि आपको पसंद आई है क्लास तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और उनको जरूर शेयर कर दें जो संविधान को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो धन्यवाद।